What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, यहां पर ईरान कौन सी कंट्री का बॉर्डर टच करता है। आप लोगों को पता है ईरान काफी ज्यादा न्यूज में है रिसेंटली, तो इसके बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो सबसे पहले बोला गया है तुर्की, दूसरा इराक, चौथा सऊदी अरेबिया, और पहला बोला गया तुर्की, दूसरा बोला गया इराक, तीसरा बोला गया सऊदी अरेबिया, और चौथा बोला गया पाकिस्तान। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 2 3, और डी में बोला गया 1 2 4। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं मैप में डिटेल में, ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये हो गया यहां पर ईरान, ईरान को यहां पर टच करता है पाकिस्तान, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तुर्कमेनिस्तान। यहां पर कैस्पियन सी हो गया, ये भी बॉर्डर टच करता है। यहां पर अजरबैजान, ये हो गया अर्मेनिया, ये हो गया तुर्की, ये हो गया इराक। तो इस तरीके से यहां पर ये ईरान को टच करते हैं। नीचे आएगा पर्शियन गल्फ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, और पहले पूछा जा चुका है कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सी कंट्री पड़ती है, तो वो है ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग याद रख सकते हैं। तो आइए अब आंसर देख लेते हैं, क्या है आंसर है इसका? डी। डी का मतलब यहां पर क्या है? डी का मतलब है 1 2 4, यानी कि सऊदी अरेबिया यहां पर नहीं है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया ईरान के बॉर्डर को टच नहीं करता है, क्योंकि अगर आप लोग इधर देखेंगे तो सऊदी अरेबिया आप लोग यहां पर नीचे नजर आएगा। ये वाला आप लोग देखें, यहां पर आप लोग देख पाएंगे सऊदी अरेबिया के और इसके बीच में यहां पर ये जगह है, ये हो गया यहां पर सऊदी अरेबिया। ठीक है, और ये अपनी कंट्री होगी, तो यहां से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये ईरान, ये सऊदी अरेबिया, और ये बीच में ये पर्शियन गल्फ। ओके, तो इस तरीके से आंसर क्या हुआ यहां पर? आंसर हो गया इसका डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर पोलियो वायरस के बारे में। तो पोलियो वायरस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि दो तरीके की यहां पर पोलियो वायरस की बीमारी होती है, टाइप 1 और टाइप 2। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि न्यू वायरस, जो कि यहां पर जो यहां पर न्यू वायरस जो कि बोलते हैं वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस, यानी कि वीडीपीवी, ये यहां पर कोज होता है पोलियो डिजीज के लिए। ये भी आप लोग यहां पर एक स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि वाइल्ड पोलियो वायरस जो है वो यहां पर एंडेमिक है ओनली 2 कंट्री, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, और डी में बोला गया 1 2 3। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो पोलियो वायरस होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, तो ये 2 तरीके के नहीं, 3 तरीके के होते हैं। और रिसेंटली अभी यहां पर एक कंट्री जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो सकता है आने वाले टाइम में उसको अनाउंस कर दिया जाए, वह है नाइजीरिया, जिसको पोलियो वायरस फ्री बनाने की बात की जा रही है। अभी यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसी एंडेमिक कंट्री बन गई है जहां पर बहुत लार्ज स्केल पर यह बीमारी पाई जाती है। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में भी है रिसेंटली अभी, तो देखते हैं कब तक यहां पर इनको छुटकारा मिलता है। हमारी कंट्री यहां इससे बाहर निकल चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारी कंट्री में पोलियो वायरस को लेकर जो बताया कि 2 बूंद जिंदगी की, तो वो ये कैंपेन जो चलाए गए हमारी कंट्री में, उसकी वजह से ये रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो उनके लिए एक पेंशन स्कीम की अभी बात की गई थी, जो कि काफी न्यूज में थी। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है ये पेंशन जो स्कीम है, जिसको यहां पर व्यापारी, जो कि यहां पर शॉपकीपर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनके लिए यहां पर ये पेंशन स्कीम है, जिनकी जो एनुअल टर्नओवर है 1.5 लाख से ऊपर नहीं है, उनको ये स्कीम का फायदा होगा।
ये कंपलसरी पेंशन स्कीम यहाँ पर यानी कि सबको मिलेगी। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया, तीसरा बोला गया इनरोल्ड किया जाएगा यहाँ पर सेल्फ सर्टिफिकेशन के द्वारा, यानी कि आप एक तरीके से स्वयं प्रमाणित यहाँ पर किया जाएगा कि हाँ ये कंडीशन है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड यहाँ पर गलत है। ये जो स्कीम है अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है ताकि जो ट्रेडर, व्यापारी या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनके बारे में कुछ सोचा जा सके। और ये जो खासकर 60 साल की जब एज हो जाएगी तो 3,000 रुपए यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये 3,000 रुपए पर मंथ के पेंशन के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी, और जो कि यहां पर कोई ऐसा नहीं कि कंपलसरी पेंशन स्कीम है यहां पर ये। ठीक है, तो यहां पर ये अपने ऊपर डिपेंड करती है। सेल्फ सर्टिफिकेशन का बात यहां पर जब दी जा रही है तो इसका मतलब खुद आप लोग सर्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ सही है, वरना कोई जरूरत नहीं है कि यहां पर गवर्नमेंट आप लोगों को ये स्कीम देगी ही देगी इसका फायदा। ठीक है, और वैसे भी गवर्नमेंट पैसे बचाने की सोचती है, तो आप लोग कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को यहां पर स्टेटमेंट को गलत यहां पर बोल सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो अगर करेंगे तो आंसर सी निकलकर आप लोग का आएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री, ये है यहां पर खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। बेसिकली क्षेत्र के कल्याण की बात की जा रही है जहां पर खनिज लवण निकलते हैं, यानी कि माइनिंग की जाती है। मान लीजिए कोयला यहां पर निकल रहा है, तो ऐसे एरिया को आप लोग ध्यान में रख के क्वेश्चन पढ़िए। पहले बोला जा रहा है कि यहां पर जो प्रोग्राम है प्रोवाइड कराएगा वेलफेयर, जो खासकर जो एरिया में लोग रहते हैं उनके जो कि इफेक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर माइनिंग ऑपरेशन से। जो फंड है ये गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाएगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है ए, ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। देखिए यहां पर जो फंड प्रोवाइड कराया जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो यहां पर ये जो फाउंडेशन है डीएमएफ जिसको बोला गया है, ये यहां पर फंड इकट्ठा करेगी, और जो फंड होगा यहां पर जो ऑपरेशन चला रहे हैं वहां से उसको इकट्ठा किया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई माइनिंग ऑपरेशन चल रहा है तो कंपनी को फायदा होगा यहां पर, तो कंपनी को फायदा होगा तो उस एरिया में यहां पर जो लोग उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है तो उसका यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है। तो यहां पर जो लोग इसकी वजह से बीमार होंगे, जो एयर पोल्यूशन होगा, जो वाटर पोल्यूशन होगा, वो सारा देखा जाएगा यहां पर इस फंड के थ्रू जिसको बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। ठीक है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर माइनिंग ऑपरेशन होंगे तो वहां पर इसको यूज किया जाएगा। ओके, ए आंसर सही है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके आगे का क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये आप लोग देखिए, बात की जा रही है छत्तीसगढ़ फर्स्ट राज्य बन गया है जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के रूल को अमेंड करने वाला 2019 में। दूसरा बोला गया है जो रूल अमेंड किए गए उसमें बोला गया कि 10 जो ग्राम सभा मेंबर है उनको डायरेक्टली माइनिंग अफेक्टेड एरिया के इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड फाउंडेशन गवर्निंग काउंसिल रहेगी उसके अंदर में। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो रहेगा यहां पर ये अंडर माइन एंड द मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के हिसाब से यहां पर काम किया जाएगा। सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि 1 और 3 यहां पर सही है। ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है इसको अमेंड करने वाला, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा यहां पर इसको अमेंड किया गया है। ये हो गया यहां पर छत्तीसगढ़। तो इंपॉर्टेंट यहां पर ये होता है कि ये पर्टिकुलर इस एरिया में इसका मतलब माइनिंग ऑपरेशन काफी होते हैं। जी हां, हमारी ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को कुछ ऐसे माइनिंग ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ये पहला राज्य बन गया है। दूसरी बात की जा रही है 20 ग्राम सभा मेंबर को इंक्लूड करने की, नहीं ये गलत है। यहां पर 10 ग्राम सभा मेंबर इंक्लूड किए जाएंगे जो पर्टिकुलर एरिया में ये ऑपरेशन चल रहा है और उसकी वजह से जो एरिया के मेंबर पर इंपैक्ट पड़ रहा है तो उनको यहां पर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें। तो 10 मेंबर यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर बात की जाए नेक्स्ट आगे चलते हैं, शेड्यूल अफेक्टेड एरिया में अगर ये काम किया जाता है तो वहां पर एटलीस्ट 50% जो मेंबर होंगे वो यहां पर ये शेड्यूल ट्राइबर और या शेड्यूल जो कास्ट है उसके जो मेंबर रहेंगे। बेसिकली शेड्यूल ट्राइब की बात की जा रही है तो वहां पर 50% मेंबर यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और सारा ये फंड किया, सारा ये किसके अंडर फंडा किया जा रहा है? ये यहां पर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के हिसाब से यहां पर काम किया जा रहा है। तो ये एक तरीके नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट के रूप में काम किया जा रहा है ताकि जो अफेक्टेड एरिया में जो लोग हैं उसको इसका फायदा पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी रिसेंटली काफी न्यूज में थी, एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है MPATGM के बारे में, जो यहां पर इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता है तो भी आप लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड आसानी से कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये इंडिया की 3rd जनरेशन फायर एंड फोरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में ये डेवलप की गई है इसरो के द्वारा। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि इनकॉर्पोरेट किया गया इसमें स्टेट ऑफ आर्ट
ये यहाँ पर इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर अलोंग विद द एडवांस एवियोनिक्स, ठीक है। तो सही करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 1 and 3, सी बोला गया 2 and 3, डी बोला गया ओनली 1। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि बी, यानी कि 1 and 2, 1 and 3 सही है, यानी कि पहली स्टेटमेंट सही है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि 3rd जनरेशन फायर एंड फोरगेट, मतलब क्या इसका, एक बार छोड़ दी तो फिर आप लोग भूल जाइए, ये अपने टारगेट को अपने आप हिट कर देगी जाकर। दूसरा यहां पर डेवलप की गई है, ये इसरो के द्वारा नहीं, ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है। डिफेंस और मिसाइल से रिलेटेड जो भी काम है हमारी कंट्री में वो डीआरडीओ करता है। तो कॉमन सेंस से भी आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाती है। इसमें काफी इंटरेस्टिंग यहां पर इंफ्रारेड इमेजिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी ताकि अपने टारगेट को साध सके आसानी से। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है और बोला गया यहां पर इसको क्या, मैन पोर्टेबल, यानी कि एक इंसान भी इसको अपने कंधे पर लेकर चल सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है, इसके लिए बहुत ज्यादा हाई फाई आप लोगों को अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आसानी से एक इंसान भी इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी न्यूज में है और एक अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज करके हम लोग एक तरीके से अच्छे से अपना एक टारगेट को साध सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के बारे में। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में था तो इसके बारे में पता होना चाहिए। बोला जा रहा है कि ये एक तरीके जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस या फिर काउंसिल एक ग्लोबल फ्लैगशिप इवेंट है। दूसरा बोला गया यहां पर ये हर एवरी 2 ईयर देखने को मिलती है, जो कि ये इवेंट है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। ये कांग्रेस यहां पर लॉन्गेस्ट रनिंग मोस्ट इन्फ्लुएंस एनर्जी इवेंट वर्ल्ड में माना जाता है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 only, बी बोला गया 2 only, सी बोला गया both 1 and 2, डी बोला गया none of the above। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका ए, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है, ठीक है ना। इसके बारे में जानते हैं क्या क्या बात यहां पर की जा रही है। जो ये अभी पहले तो आप लोग करंट समझिए, 24th यहां पर वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, ये अभी सितंबर के महीने में ही आबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी आप लोग को ये देखने को मिली। तो ये जो है हर 3 साल में ही होती है और मोस्ट एडवांस ये एक तरीके का सिस्टम माना जाता है। खासकर जब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से यहाँ एनर्जी को कैसे इफेक्टिवली हम लोग को यूटिलाइज करना है, तो उसके बारे में एक ढंग से पूरी, वो नहीं कहते, पूरा खाका तैयार करके यहाँ पर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कौन से नंबर की हुई, तो ये 24th नंबर की हुई। हर 3 साल में ये आप लोग को देखने को मिलता है। थीम जो थी बेसिकली वो भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। थीम है यहाँ पर कि यहाँ पर 4th डे वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी। तो इसमें बोला गया एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी मींस आल्सो यहाँ पर दी एम्बिशन डायनेमिक एनर्जी ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि आज के डेट में हम लोग जो नॉर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं कैसे उसको हम लोग सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ये है यहाँ पर एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी, इसकी बेसिक ये थीम थी, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये कुछ बातें इसके बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो यहां पर प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये है किसके द्वारा पीरियडिकली तैयार की जाती है, ये पूछा गया है। ए में बोला गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, बी में बोला गया यहां पर यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सी में बोला गया यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा और डी में बोला गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर डी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। और बेसिकली अगर बात की जाए अभी रिसेंट के डेटा के बारे में, इसके द्वारा बोला गया कि वर्ल्ड का जो ग्रोथ रहने वाला है वो 2.6% के करीब रहने वाला है, जो कि वीक रहेगा। फिर आगे चलकर 2020 में 2.7 रहने वाला है। पर लेकिन जिस तरीके से ट्रेड वॉर चल रहा है उस तरीके से यहाँ पर ये जो इसके द्वारा एक्सपेक्टेशन लगाई गई है, हो सकता है कि ये सही न बैठे आने वाले टाइम में। तो आंसर डी है यहाँ पर, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया आप लोगों से। बोला जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन सा है। आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो पहले आंसर बताइए, उसके बाद में देखिएगा। बात की जरिए देखिए आप लोगों का ये टेस्ट तभी आप लोगों को टेस्ट की तरीके से लगेगा अगर आप लोग पहले आंसर देंगे और उसके बाद में आंसर देखेंगे, ठीक है। पहले बोला गया सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दूसरा बोला गया ओलिव रेडली टर्टल, तीसरा बोला गया गेंगेटिक ये डॉल्फिन, तीसरा बोला गया घड़ियाल। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है इसका सी, ये है यहाँ पर गेंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। तो जो डॉल्फिन है गंगा में पाई जाने वाली वो है, जिसको हमारी कंट्री का नेशनल एक्वेटिक एनिमल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं आप लोग। ये गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्रा रिवर में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये पर्टिकुलर इन रीजन में आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के चलते शेड्यूल फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू यहाँ पर ये प्रोटेक्ट भी हमारी कंट्री में की जाती है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो इसलिए भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर ये इंडिया में मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये रेगुलेट किसके अंडर किया जाता है। पहले बोला जा रहा है यहां पर ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, दूसरा बोला गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, ये है ये कमेटी एक्ट जो कि स्टेट के द्वारा इनेक्ट किया जाता है। दूसरा बोला जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्केटिंग एक्ट 1937, फूड प्रोड्यूस ये ऑर्डर 1956 और मीट एंड द फूड प्रोड्यूस 1973। सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी, आंसर बताइए। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है बी, क्योंकि यहां पर रीजन क्या है आप लोगों को पता है, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है। हमारे संविधान में जो 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्कन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो उसमें स्टेट लिस्ट में यहां पर एग्रीकल्चर आती है। तो इसलिए एग्रीकल्चर ये यहां पर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्ट किया गया स्टेट के द्वारा, तो उसके थ्रू यहां पर ये एक तरीके से रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टोटल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स से जरूर बताना, बाकी शेयर कर सकते हैं जहां पे भी आप लोग कनेक्टेड हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।